नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर ऑफ जीएसटी को रिवाइज करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना भी स्लाइड मैं आपको बताऊंगा उसको आप 2 बार देखना, हर स्लाइड को आप 2 बार देखना, प्लस तीसरी बार आप वीडियो को पॉज करके उस स्लाइड को एक बार देख लेना और फिर रिकॉल करना आँख बंद करके। इस तरह से बहुत जल्दी आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का एग्जाम्पशन सर्विसेज देखते हैं। जो भी सर्विसेज आरबीआई देता है वो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन जो सर्विसेज आरबीआई लेता है उसमें फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम्प्ट होता है। जो भी सर्विसेज आरबीआई देता है वो एग्जाम्प्ट है, और फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अगर लेता है तो एग्जाम्प्ट है। अब इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंट चार्जेस एग्जाम्प्ट है और सर्विस चार्ज टैक्सेबल है। फिर से मेरे साथ कहिए, इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग चार्ज एग्जाम्प्ट है, सर्विस चार्ज टैक्सेबल है। लेकिन ये दोनों का दो एक्सेप्शन है। इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग चार्ज जब एग्जाम्प्ट होता है तो इसका एक्सेप्शन है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, जिसको एग्जाम्प्ट नहीं माना गया है। और सर्विस चार्ज टैक्सेबल होता है, लेकिन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक्स एंड फॉरेक्स डीलर्स एग्जाम्प्ट होता है। और सर्विस चार्ज ऑन सर्विस ऑफ पेमेंट थ्रू कार्ड्स अप टू 2000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन, ये भी एग्जाम्प्ट होता है। तो फिर से रिवाइज करते क्या क्या हम लोग समझे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी सर्विसेज आरबीआई देता है वो एग्जाम्प्ट है, और फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अगर लेता है तो वो एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग चार्ज एग्जाम्प्ट होता है, सर्विस चार्ज टैक्सेबल होता है। लेकिन इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग चार्ज का एक्सेप्शन है कि इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टैक्सेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज टैक्सेबल हो जाएगा। अब सर्विस चार्ज तो टैक्सेबल था, इसका 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो होता है बैंक और फॉरेक्स डीलर्स के बीच में, ये एग्जाम्प्ट होता है। और जो भी सर्विस चार्ज लगता है ऑन सर्विस ऑफ पेमेंट थ्रू कार्ड्स अप टू 2000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट होता है। और लास्टली जो भी सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर का होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का होता है, बिजनेस इंटरमीडियरी का होता है, वो सब भी एग्जाम्प्ट होता है। इस स्लाइड में हम लोग क्या क्या सीखे। जो भी सर्विसेज आरबीआई देता है वो एग्जाम्प्ट होता है, और फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस अगर आउटसाइड इंडिया लेता है तो एग्जाम्प्ट होता है। इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस हमेशा एग्जाम्प्ट होता है, सर्विस चार्ज टैक्सेबल होता है। लेकिन इंटरेस्ट एंड बिल डिस्काउंटिंग चार्ज जब एग्जाम्प्ट होता है उसका एक्सेप्शन है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज। और जो सर्विस चार्ज टैक्सेबल होता है इसका भी एक्सेप्शन है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक्स एंड फॉरेक्स डीलर्स एग्जाम्प्ट होता है, और सर्विस चार्ज ऑन सर्विस ऑफ पेमेंट थ्रू कार्ड्स अप टू 2000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट होता है। अब जो भी सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस इंटरमीडियरी देते हैं वो भी एग्जाम्प्ट होता है। अब इसे आप दोबारा से देखिए इस स्लाइड को, और लास्ट में इस स्लाइड को रोक करके आप रिकॉल करें कि क्या क्या आपने सीखा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हेल्थ केयर में बात करेंगे। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, एनिमल बर्ड्स का हेल्थ केयर और बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट होता है। क्या क्या एग्जाम्प्ट है? हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स। हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, एनिमल्स एंड बर्ड्स का हेल्थ केयर, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब एग्जाम्प्ट होता है। अब हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स में क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है? ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केयर इन रिकॉग्नाइज मेडिसिन सिस्टम। अब रिकॉग्नाइज मेडिसिन सिस्टम क्या क्या होता है? 3 पति, फिर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। 3 पति, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, फिर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। क्या क्या हेल्थ केयर में एग्जाम्प्ट था? हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, एनिमल बर्ड्स का हेल्थ केयर, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट था। ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, केयर इन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम में एग्जाम्पशन मिलता है। ये रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन सिस्टम में कौन कौन आता है? होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि मेडिसिन का सेल टैक्सेबल होता है। हम लोग जो भी एग्जाम्पशन का बात कर रहे हैं वो सर्विसेज का है, गुड्स का नहीं है। इसके बाद जो भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी होता है, प्लास्टिक सर्जरी होता है, अगर ये सब ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए है तो टैक्सेबल हो जाएगा, हेल्थ केयर के लिए है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये ऑब्वियस सा बात है। अगर कोई हेल्थ केयर के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है या कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है जो कि ज़रूरी है उसके लिए, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन अब जानबूझ के अब ब्यूटी के लिए करा रहा है तो वो तो टैक्सेबल होगा ही। अब इस स्लाइड को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा देखें और फिर पॉज करके रिकॉल करें। अब एग्जाम्पशन क्या मिला हुआ है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में अगर एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, आने वाला भी एग्जाम्प्ट, जाने वाला भी एग्जाम्प्ट। लेकिन वेसल में आने वाला जो रहता है वो टैक्सेबल हो जाता है रिवर्स चार्ज में, लेकिन जाने वाला एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर से गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अगर आउटसाइड इंडिया
तो एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और वेसल से कर रहे हैं तो अगर इंडिया आ रहा है तो टैक्सेबल हो जाता है रिवर्स चार्ज के अंदर, और अगर इंडिया से जा रहा है तो एग्जाम्प्ट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया का एग्जाम्प्टेड सर्विसेज देखा था, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है विद इन इंडिया तो कौन कौन सा टैक्सेबल होता है, कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है। तो चार्ट पे ध्यान लगाइए, रेलवे हमेशा टैक्सेबल होता है, लेकिन तब एग्जाम्प्ट होगा जब डीएनडी सैम के लिए ये यूज़ हो रहा है। डीएनडी सैम थोड़ा देर में समझते हैं। फिर वेसल अगर इनलैंड वाटरवे में है तो वो एग्जाम्प्ट होता है और अदर के लिए टैक्सेबल होता है। अगर वेसल हो तो इनलैंड वाटरवे जो होता है उस समय तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर में वो टैक्सेबल होता है, लेकिन एग्जाम्प्ट तब होगा जब वो डीएनडी सैम के लिए यूज़ हो रहा हो। इसके बाद एयरक्राफ्ट एनीवे टैक्सेबल होता है, जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्सेबल होता है, लेकिन एग्जाम्प्ट कब होगा जब वो डीएनडी के लिए यूज़ हो रहा हो, या फिर जब जीटीए अपना सर्विसेज अनरजिस्टर्ड आदमी को दे रहा हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा हो, या फिर जब कंसोलिडेटेड फ्रेट 1500 से कम हो, या फिर अगर सिंगल कंसाइनी है तो फ्रेट 750 से कम हो, उसी केस में ये एग्जाम्प्ट होता है, वरना जीटीए टैक्सेबल होता है। और कुरियर भी एनीवे टैक्सेबल होता है। तो एयरक्राफ्ट और कुरियर एनीवे टैक्सेबल है, और रेलवे वेसल और जीटीए टैक्सेबल है, लेकिन एग्जाम्प्ट होगा जब डीएनडी सैम के लिए यूज़ हो रहा हो। डीएनडी सैम क्या होता है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस मटेरियल का, एन फॉर न्यूज़पेपर का, डी फॉर डिजास्टर मटेरियल का, एस फॉर सॉल्ट का, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, एम फॉर मिल्क मैन्योर का, तो उस केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विद इन इंडिया में रेलवे, वेसल और जीटीए एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर से रैपिड रिवीजन करते हैं इस स्लाइड का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विद इन इंडिया अगर होता है तो रेलवे टैक्सेबल होता है पूरा, वेसल टैक्सेबल होता है, लेकिन इनलैंड वाटरवे के समय एग्जाम्प्ट होता है। इनलैंड वाटरवे का क्या मतलब होता है, देखिए इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहाँ से कुछ क्षेत्र तक हम लोग इंडिया ही मानते हैं, और उस इंडिया के क्षेत्र में जहाँ पर पानी है अगर वहाँ पर कोई भी वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो उसको हम लोग इनलैंड वाटरवे कहते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। बाकी अदर टैक्सेबल होता है वेसल के केस में। एयरक्राफ्ट भी टैक्सेबल होता है, जीटीए भी मोस्टली टैक्सेबल होता है, लेकिन दो केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक पहला तो डीएनडी सैम के केस में, और दूसरा कि अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कंसोलिडेटेड फ्रेट के केस में। और लास्टली कुरियर हमेशा टैक्सेबल होता है, कुरियर टैक्सेबल होता है, जीटीए भी टैक्सेबल होता है, एयरक्राफ्ट भी टैक्सेबल है, वेसल भी टैक्सेबल है, रेलवे भी टैक्सेबल है। अब रेलवे, वेसल, जीटीए अगर डीएनडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस केस में ये एग्जाम्प्ट होता है। डीएनडी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। वेसल तब एग्जाम्प्ट होता है जब इनलैंड वाटरवे कर रहा हो। और अंत में ये भी याद रखिएगा कि जीटीए तब भी एग्जाम्प्ट होता है अगर वो अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, या फिर कंसोलिडेटेड फ्रेट सिंगल कैरेज में 1500 से ज़्यादा नहीं है, और सिंगल कंसाइनी को अगर दे रहा है तो उस समय फ्रेट 750 से ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस स्लाइड का जो वीडियो मैंने बनाया है इस वीडियो को आप 2 बार देखें, और तीसरे बार आप आंख बंद करके इस सारे चार्ट को समराइज़ करें अपने दिमाग में। अब देखते हैं कि क्या एग्जाम्पशन होता है इन केस अगर एजुकेशनल सर्विसेज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो एक कॉलम में मैंने लिखा है कि जो भी सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट देते हैं उनमें से कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है, और एक कॉलम में हमने लिखा है कि कौन कौन सा सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिलते हैं वो कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है। तो जो भी सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट देते हैं उनमें कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है, प्री अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, इसका मतलब कि क्लास 12 तक का जो भी स्कूल है। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड कोर्स प्लस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद वेरी स्पेशल एरा ऑफ आईपीएल, याद रखिएगा। सबसे पहले तो क्लास 12 तक का स्कूल, उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड कोर्स प्लस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, उसके बाद वेरी स्पेशल आईपीएल। वेरी स्पेशल आईपीएल का मतलब वी से वेरी, वी से वोकेशनल कोर्स, एस से स्पेशल, स्पेशल कहाँ होता है, स्किल जहाँ होता है वो स्पेशल होता है। तो एस फॉर स्किल डेवलपमेंट, ई फॉर एरा, और एरा कहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ एजुकेशनल रहता है, तो इसीलिए ई फॉर एजुकेशनल बोर्ड फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम। याद रखिएगा एजुकेशनल बोर्ड यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो सर्विस दे रहा है वो एग्जाम्प्ट है। इसके बाद आईपीएल, आई फॉर आईआईएम में 1 साल से ज़्यादा के कोर्स, और पीएल मतलब पब्लिक लाइब्रेरी। तो कौन कौन सा सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट देते हैं वो एग्जाम्प्ट होता है, क्लास 12 तक का जो भी स्कूल है वो सब। उसके बाद वेरी स्पेशल एरा ऑफ आईपीएल, वेरी से वोकेशनल कोर्स, एस फॉर स्पेशल, एस फॉर स्किल, स्किल डेवलपमेंट, ई फॉर एरा, और एरा कहाँ स्टार्ट होता है, एजुकेशनल बोर्ड फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम। आईपीएल में आईआईएम और पीएल पब्लिक लाइब्रेरी। अब कौन कौन सा सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो सीट एग्जाम्प्ट होता है, सीट, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर
एग्जामिनेशन, या फिर ई फॉर ईटिंग, ईटिंग का मतलब केटरिंग हो गया, ए फॉर एडमिशन, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या? सीट एग्जाम्प्ट होता है, सिक्योरिटी एग्जाम्प्ट होता है, एग्जामिनेशन या ईटिंग एग्जाम्प्ट होता है, ए फॉर एडमिशन एग्जाम्प्ट होता है, एंड टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन किसके किसके लिए एग्जाम्पशन है वो नीचे में कैटेगराइजेशन किया हुआ है। जैसे सिक्योरिटी, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन अप टू क्लास 12 के लिए एग्जाम्प्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी देना क्लास 12 तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, केटरिंग यानी कि खाना देना क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये सबको एग्जाम्पशन मिला है। और जो हायर लेवल होते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन और एडमिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर वो एग्जाम्पशन इनको मिला है। ओके, तो जो सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिसीव करते हैं उनमें से सीट एग्जाम्प्ट होता है, सीट एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर एग्जामिनेशन या फिर ईटिंग, ईटिंग का मतलब केटरिंग, ए फॉर एडमिशन, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें से कि सिक्योरिटी, केटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन क्लास 12 तक के लिए एग्जाम्प्ट है और एग्जामिनेशन और एडमिशन सारे लेवल्स के लिए एग्जाम्प्ट है। अब याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल है और रिकॉग्नाइज्ड कोर्स प्लस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आ रहा है तो वो भी हम लोगों का एग्जाम्प्ट होता है। तो क्विकली रिकैप करते हैं क्या क्या सीखा। कौन कौन सा सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट देता है? क्लास 12 तक का जितना भी स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स प्लस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और वेरी स्पेशल एरा ऑफ आईपीएल। वेरी स्पेशल, वी फॉर वोकेशनल कोर्स, एस फॉर स्पेशल, एस फॉर स्किल डेवलपमेंट, ई फॉर न्यू एरा। न्यू एरा कहाँ था? जहाँ एजुकेशन होता है, एजुकेशनल बोर्ड फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम, याद रखिएगा कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम। आईपीएल, आई फॉर आईआईएम एंड पीएल फॉर पब्लिक लाइब्रेरी। अब कौन कौन सा सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देते हैं तो एग्जाम्प्ट होता है? सीट, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर ईटिंग मतलब केटरिंग, या फिर ई फॉर एग्जामिनेशन, ए फॉर एडमिशन, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अगर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अगर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल देता है तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है। अब एग्रीकल्चर सर्विसेज में देखें तो सबसे पहले तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एग्जाम्प्ट होता है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन हॉर्सेस का रियरिंग एग्जाम्प्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट हॉर्सेस। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एग्जाम्प्ट होता है लेकिन रियरिंग ऑफ हॉर्सेस एग्जाम्प्ट नहीं होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्री एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर, फिर पोस्ट एग्रीकल्चर। प्री एग्रीकल्चर में लैंड, लेबर, एग्रो मशीनरी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। मेरे साथ बोलिए, लैंड, लेबर, मशीन। तो लैंड, लेबर, एग्रो मशीनरी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, ये प्री एग्रीकल्चर। अब मेन एग्रीकल्चर में कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है? सीपीटी, सीपीटी एग्जाम्प्ट होता है। सी फॉर कल्टीवेशन, पी फॉर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग में क्या है कि प्रोसेसिंग वही एग्जाम्प्ट होता है जिसमें कि एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। अब अगर राइस से पैडी बन गया है प्रोसेसिंग करते करते तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। वही प्रोसेसिंग एग्जाम्प्ट होता है जो कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करता है और विच इज़ नेसेसरी टू मेक मार्केटेबल इन मार्केट, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में उसको मार्केटेबल बनाने के लिए वैसा प्रोसेसिंग जरूरी होता है, तभी जाके वो प्रोसेसिंग एग्जाम्प्ट होता है। तो एग्रीकल्चर में 3 भाग थे। सबसे पहला प्री एग्रीकल्चर जिसमें हम लोगों ने सीखा लैंड, लेबर, मशीन, लैंड, लेबर, एग्रो मशीनरी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। और एग्रीकल्चर का मेन में सीपीटी, सी फॉर कल्टीवेशन, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड टी फॉर टेस्टिंग या थ्रेसिंग। याद रखने वाली बात थी कि यहाँ जब प्रोसेसिंग है वहाँ पर इसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी नेसेसरी टू मेक मार्केटेबल इन प्राइमरी मार्केट। एंड पोस्ट एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर हो गया तो पोस्ट एग्रीकल्चर में क्या क्या होगा? पैकिंग करेंगे, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कमीशन एजेंट, डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये सब एग्रीकल्चर सर्विसेज में आता है। फिर से रिवाइज करते हैं। एग्रीकल्चर सर्विसेज में सबसे पहले प्लांट्स का कल्टीवेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, दिस इज एग्जाम्प्ट। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज एग्जाम्प्ट एक्सेप्ट हॉर्सेस। फिर एग्रीकल्चर में 3 सेग्रीगेशन है। सबसे पहले प्री एग्रीकल्चर, लैंड, लेबर, मशीन, लैंड, लेबर, एग्रो मशीनरी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। अब एग्रीकल्चर में सीपीटी, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग या थ्रेसिंग। पोस्ट में पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कमीशन एजेंट, डिसइंफेक्टेंट। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोगों का क्या स्ट्रेटजी है। जितना भी स्लाइड को मैंने आपको बताया है इसको आप 2 बार देखो और तीसरा बार वीडियो को पॉज करो और रिकॉल करो, और अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो वापस से देखो, लेकिन याद करके ही जाओ। पहले हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स देख लिया, अब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर देखेंगे। तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा तरीका से हो सकता है? रेलवेज से या रोड से या एयरक्राफ्ट से या वेसल से। तो याद रखिएगा कि रेलवेज और रोड्स में मोस्टली हर कुछ एग्जाम्प्ट होता है।
तो सब कुछ एग्जाम्प्ट ये समझने से अच्छा है कि कौन कौन सा एग्जाम्प्ट नहीं है वही समझ ले। तो रेलवेज और रोड्स में कौन कौन सा टैक्सेबल है, इसको छोड़ करके बाकी सारा एग्जाम्प्ट होगा। तो रेलवेज में फर्स्ट क्लास और एसी क्लास टैक्सेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर अमीर लोग चढ़ते हैं, इसीलिए टैक्सेबल होता है, याद रखिए। अब रोड, रोड में जो रेडियो टैक्सी होते हैं जैसे कि ओला, उबर और एसी बसेस होते हैं, इसमें भी बड़े आदमी चढ़ते हैं, रईस आदमी, समझ जाइए ये भी टैक्सेबल है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। रेलवेज में कौन सा टैक्सेबल होता है, फर्स्ट क्लास एसी क्लास, रोड में रेडियो टैक्सी एसी बसेस, बाकी सारे एग्जाम्प्ट है। एयरक्राफ्ट में अगर एयरक्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न या बागडोगरा रीजन में जाता है तो एग्जाम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि बागडोगरा ही एक ऐसा जगह है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आपको पहुंचाएगा एयरक्राफ्ट के तौर पे। अगर एयरक्राफ्ट से जानना चाहते हैं आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, तो आपको बागडोगरा में उतरना पड़ेगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम लोग यहाँ एग्जाम्पशन दे देते हैं तो आदमी लोग वहाँ जाएगा, इंडिया का हेरिटेज को देखेगा, और हो सकता है कि वहाँ का जो बिजनेसमैन है उसको हेल्प भी करे। तो इस तरह से हम लोग का टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है। इसीलिए हम लोग एयरक्राफ्ट से अगर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न जगह या फिर बागडोगरा में, तो उस केस में ये एग्जाम्प्ट होता है। अब वेसल के केस में अगर टूरिज्म के लिए है तो ये टैक्सेबल होगा, बाकी टैक्सेबल नहीं होता है। अगर टूरिज्म के लिए हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो टैक्सेबल होता है। याद रखिएगा। अब होटल की बात करें तो होटल में अगर 1000 तक का वैल्यू है, 1000 पर डे तक का वैल्यू है, तो उस केस में आपका एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन 1000 पर डे से ज़्यादा अगर आपका वैल्यू है तो वहाँ पर जीएसटी पेबल होगा। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू कहा, वैल्यू 1000 से कम होना चाहिए। इसका मतलब कि आप गए होटल और होटल में 1200 का होटल था, लेकिन आपने कुछ बात किया और डिस्काउंट ले लिया और आपको वो मिल गया 900 पर डे में। तो भले ही वो 1200 पर डे का चार्ज रखता हो, लेकिन अगर आपको 900 पर डे में मिला है तो 1000 पर डे से कम है, तो वहाँ पर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट सर्विसेज को देखते हैं। ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए इतना भी हार्ड नहीं है। गवर्नमेंट सर्विसेज में पार्ट जो होता है वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर होता है, और पार्ट को छोड़ के कुछ और होता है वो रिवर्स चार्ज में होता है। पार्ट में कौन कौन सा आता है? पी फॉर पोस्टल, ए फॉर एयरपोर्ट, आर फॉर रेंटिंग, टी फॉर ट्रांसपोर्ट। चलिए अब गवर्नमेंट का सर्विसेज जो पार्ट है उसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। पार्ट में सबसे पहला पी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट, इसमें सील टैक्सेबल होता है अगर नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अदर सर्विसेज एग्जाम्प्ट होते हैं। सील टैक्सेबल होता है, सील का मतलब एस फॉर स्पीड पोस्ट, ई फॉर एक्सप्रेस पोस्टल, ए फॉर एजेंसी, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस। अगर सील टैक्सेबल है अगर नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बाकी सारा सर्विसेज एग्जाम्प्ट होता है पोस्टल डिपार्टमेंट के केस में। ए फॉर एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट में तभी टैक्सेबल होगा अगर आप एयरक्राफ्ट को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तब जाके एयरपोर्ट में टैक्सेबल होगा, वरना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आर फॉर रेंटिंग की बात करें तो रेंटिंग में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को मिल रहा है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा, बाकी सब एग्जाम्प्ट होंगे। रेंटिंग में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं और बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, तभी टैक्सेबल होगा, वरना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ये तो टैक्सेबल था ही। गवर्नमेंट सर्विसेज में पहला तो पार्ट था जो फॉरवर्ड चार्ज में था, और अदर सर्विसेज जो आरसीएम के बेसिस में आता है, रिवर्स चार्ज में आता है। तो अगर इसमें जनरल है और स्पेसिफिक है जो कि एग्जाम्प्ट है। जनरल में कौन कौन सा एग्जाम्प्ट है? अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो, या फिर बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं बिलो एग्जाम्पशन लिमिट तो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं तब भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। और अगर कंसिडरेशन 5000 पर ट्रांजेक्शन से कम है तब भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। और स्पेसिफिक की बात करें तो कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है स्पेसिफिक केस में? रजिस्ट्रेशन अंडर लॉ, सेफ्टी चेक, टेस्टिंग, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय फार्मर्स, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय फार्मर्स, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर डिप्यूटिंग ऑफिसर्स इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्गो, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर डिप्यूटिंग ऑफिसर्स इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कार्गो, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट अप टू 25,000 पर मंथ, ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट अप टू 25,000 पर मंथ, एंड लास्ट वन इज गारंटी ऑफ लोन्स। गारंटी ऑफ लोन्स, दोबारा से देखिए इस चार्ट को। गवर्नमेंट कौन कौन सा सर्विसेज देता है? पार्ट देता है और अदर देता है। जो पार्ट होता है वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आता है, अदर रिवर्स चार्ज के अंदर आता है। पार्ट में क्या क्या है? पी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट, जिसमें कि सील टैक्सेबल है
अगर वो नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बाकी सब एग्जाम्प्ट है। सील का मतलब एस फॉर स्पीड पोस्ट, ई फॉर एक्सप्रेस पोस्टल, ए फॉर एजेंसी, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस। एयरपोर्ट में एग्जाम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल कब होगा? जब आप एयरक्राफ्ट को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। रेंट अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं बिजनेस एंटिटी को, तब जाकर टैक्सेबल है, वरना एग्जाम्प्ट है। अदर सर्विसेज में जनरली किस किस में एग्जाम्पशन मिलता है? अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तब, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं लेकिन एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तब, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं तब, जब कंसिडरेशन 5,000 से कम है तब। स्पेसिफिक केस क्या है? जब रजिस्ट्रेशन अंडर लॉ है, सेफ्टी चेक है, टेस्टिंग, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, use of natural resources by farmers, merchant overtime charges for deputing officers in relation to export import cargo, constitutional function by government authority, old age home run by government up to 25,000 per month, guarantee of loans। अब अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट का। देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट को एजुकेशनल, मेडिकल रिलीफ और योगा में एग्जाम्पशन मिला है। क्या क्या चीज़ में एग्जाम्पशन मिला है? अगर चैरिटेबल ट्रस्ट EMY का सर्विसेज देता है, EMY का सर्विसेज देता है, तो उस केस में चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जाम्पशन मिलता है। कौन कौन सा? EMY, E फॉर एजुकेशनल इन्वायरमेंट, M फॉर मेडिकल रिलीफ, Y फॉर योगा, E फॉर एजुकेशनल एंड इन्वायरमेंट, M फॉर मेडिकल रिलीफ एंड Y फॉर योगा। अब रिलीजियस में क्या क्या मिलता है? देखिए, रिलीजन में क्या क्या एग्जाम्प्ट है इस चार्ट से देखिए। सबसे पहले एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये एग्जाम्प्ट है। कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी एग्जाम्प्ट है। एंड रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस एग्जाम्प्ट नॉर्मली, लेकिन टैक्सेबल कब कब होगा? कंडीशंस है। एंड रिलीजियस पिलग्रिमेज बाय KMVN एंड हज कमेटी, अगर KMVN हज कमेटी को रिलीजियस पिलग्रिमेज कराता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। तो क्या क्या एग्जाम्प्ट होता है रिलीजियस के केस में? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एग्जाम्प्ट, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी एग्जाम्प्ट, रेंटिंग ऑफ प्रेजेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस एग्जाम्प्ट नॉर्मली। लेकिन कब ये टैक्सेबल होता है? जब रूम 1,000 पर डे से ज़्यादा का भाड़ा लेने लगे, कम्युनिटी हॉल या ओपन एरिया 10,000 पर डे से ज़्यादा भाड़ा लेने लगे, या फिर तब जब शॉप या फिर अदर स्पेसेस फॉर बस एंड कम्युनिकेशन 10,000 पर मंथ से ज़्यादा पैसा लेने लगे। लिमिट क्रॉस करने से ही टैक्सेबल है, वरना एग्जाम्प्ट है। रिलीजियस में क्या है? सब में एग्जाम्प्ट है। आप रिलीजियस सेरेमनी करा रहे हो, एग्जाम्प्ट है। आप रिलीजियस प्लेस को रेंट पे दे रहे हो, वो भी एग्जाम्प्ट है। कुछ कुछ केस में लिमिट लगा हुआ है, वो आपको याद रखिए। उसके बाद जो भी रिलीजियस पिलग्रिमेज होता है KMVN या हज कमेटी से, हज में भेजना हो या फिर चारों धाम की यात्रा कराने हो, तो वो सब भी एग्जाम्प्ट होता है। मतलब कि रिलीजन, धर्म से छेड़छाड़ नहीं, नहीं तो इंडिया हिल जाएगा। इस वजह से ये सारा एग्जाम्प्ट है। कहीं कहीं लिमिट है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि अगर रेंट दे रहे हैं रिलीजियस प्लेस का, तो वहाँ पर कब कब टैक्सेबल हो जाता है? अगर रूम का भाड़ा हम लोग 1,000 पर डे से ज़्यादा लेने लगे, कम्युनिटी हॉल्स ओपन एरिया का 10,000 पर डे से ज़्यादा लेने लगे, या फिर सोप अदर स्पेसेस फॉर बस एंड कम्युनिकेशन 10,000 पर मंथ से ज़्यादा लेने लगे, तब जा करके टैक्सेबल होता है, वरना सब एग्जाम्प्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या है। आर्टिस्टिक में फोक या फिर क्लासिकल अगर आप डांस कर रहे हैं, या फिर म्यूज़िक है या थिएटर में डांस हो रहा है, तो उस केस में एग्जाम्प्ट होता है अगर आप 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी आया है, वो फोक या क्लासिकल परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अगर 1.5 लाख तक का वो कंसिडरेशन चार्ज करता है, सर्विस चार्ज करता है, तो उस केस में वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा अगर चार्ज करेगा तो वो टैक्सेबल है। इसके अलावा अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो ऑलवेज टैक्सेबल। अगर कोई वेस्टर्न परफॉर्मेंस दे रहा है तो भी वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। कब जा कर के हम लोगों को एग्जाम्पशन मिलता है आर्टिस्टिक क्षेत्र में? जब या फोक या क्लासिकल कर रहे हो और वो भी डांस म्यूजिक थिएटर हो रहा हो, तो 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आर्टिस्टिक, हम लोग अपना देश का आर्ट को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग फोक या क्लासिकल जो डांस होता है या म्यूजिक होता है थिएटर में, तो वो सब हम लोग एग्जाम्प्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर 1.5 लाख तक का कंसिडरेशन है तभी। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उस केस में हम लोग GST चार्ज कर लेंगे। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर अगर कुछ कमा रहा है तो वो टैक्सेबल है। उसके बाद वेस्टर्न परफॉर्मेंस अगर हो रहा है तो भी टैक्सेबल है। अब अगर लीगल सर्विस की बात करें तो सब एग्जाम्प्ट है, लेकिन जो RCM में हम लोग पढ़े थे, रिवर्स चार्ज में पढ़े थे, वो सब टैक्सेबल है। तो बस वही सब टैक्सेबल है जो हम लोग रिवर्स चार्ज में पढ़े थे, बाकी सब एग्जाम्प्ट है। अगर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर की बात करें तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एग्जाम्प्ट होता है। कंस्ट्रक्शन या रिपेयर की बात करें तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्प्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए कि दो सेग्रीगेशन है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का भी। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है प्लस रिपेयर का भी कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही है। उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो ओरिजिनल प्लस रिपेयर है, इसका एग्जाम्पशन कब मिलता है? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर आता है।
अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर आता है, तब जाके उसमें ओरिजिनल प्लस रिपेयर दोनों का एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं अपना, तो उस केस में लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ओरिजिनल पर एग्जम्पशन मिलता है। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की बात हो रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। रेंटिंग एंड हायरिंग की बात करें तो रेंटिंग अगर आप रेजिडेंशियल हाउस देते हो वो भी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो वो एग्जम्प्ट होता है। अगर आप अपना घर दे रहे हो वो भी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल हाउस दे रहे हो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो उसका रेंट एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद ट्रक का रेंटिंग एग्जम्प्ट होता है, ई व्हीकल का भी एग्जम्प्ट होता है अगर आप लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो, लेकिन बस का तभी एग्जम्प्ट होता है जब आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, जीटीए को दे रहे हो या फिर स्टूडेंट का ट्रांसपोर्ट के लिए दे रहे हो। नॉर्मली रेंट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस एग्जम्प्ट होता है अगर वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया गया हो। अब अगर ट्रांसपोर्ट का केस में देखेंगे तो ट्रक एग्जम्प्ट है, ई व्हीकल तब एग्जम्प्ट है जब लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, बस एग्जम्प्ट होगा तब जब गवर्नमेंट को दे रहे हो, जीटीए को दे रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट को दे रहे हो। अगर इसके बाद हम लॉन्ग टर्म लीज की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी लॉन्ग टर्म लीज देती है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल प्लॉट देती है, अगर वो 30 साल से ज़्यादा के लिए देती है तो उस केस में एग्जम्प्ट क्या होता है, सिर्फ अपफ्रंट अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। अब आखिर में रेलवे सेट का लीजिंग अगर आईएफआरएस कर रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। तो कौन कौन सा रेंटिंग या हायरिंग में एग्जम्प्ट होता है? अगर रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो रहा हो तो एग्जम्प्ट है, ट्रक एग्जम्प्ट है, ई व्हीकल एग्जम्प्ट है अगर लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, बस एग्जम्प्ट है अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जीटीए को दे रहे हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट को दे रहे हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म लीज स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर मोर देन 30 ईयर, तो उस केस में अपफ्रंट अमाउंट पे बस एग्जम्पशन मिला है। इसके बाद लीजिंग ऑफ रेलवे एसेट अगर आईएफआरएस के द्वारा है तो वो भी एग्जम्प्ट होता है। अब इस स्लाइड में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको भी डिस्कस कर लेना इंपॉर्टेंट है। एमजेएम एग्जम्प्ट होता है। एमजेएम मतलब एम फॉर म्यूजियम, जेड फॉर जू और एम फॉर मोन्यूमेंट्स, ये सब का सर्विसेज अगर मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है। मूवी हॉल हमेशा टैक्सेबल है, गेम पार्लर भी हमेशा टैक्सेबल है। तो एमजीएम एग्जम्प्ट होता है, एमजी टैक्सेबल होता है। एमजीएम का मतलब एम फॉर म्यूजियम, जेड फॉर जू, एम फॉर मोन्यूमेंट, ये एग्जम्प्ट होता है, लेकिन मूवी हॉल और गेम पार्लर दोनों टैक्सेबल होता है। इसके बाद सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, स्पोर्टिंग इवेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये सब एग्जम्प्ट होता है। कौन कौन सा एग्जम्प्ट होता है? सर्कस एग्जम्प्ट है, डांस एग्जम्प्ट है, थिएटर परफॉर्मेंस एग्जम्प्ट है, अवार्ड फंक्शन एग्जम्प्ट है, कंसर्ट एग्जम्प्ट है, स्पोर्टिंग इवेंट अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तब जाके एग्जम्प्ट है। उसके बाद प्लानिटेरियम रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट एग्जम्प्ट है, लेकिन इसमें लिमिट है। लिमिट क्या है? राइट टू एडमिशन अगर 500 से कम है तो एग्जम्प्ट है, वरना एग्जम्प्ट नहीं है। ओके। इसके बाद प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, ये सब अगर रिकॉग्नाइज बॉडी को सर्विस देते हैं तो उस केस में ये एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर लोकल क्लब या फ्रेंचाइजी को देते हैं तो उस केस में ये टैक्सेबल है। प्लेयर्स, अंपायर्स, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर अगर रिकॉग्नाइज बॉडी को देते हैं तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन लोकल क्लब्स, फ्रेंचाइजी को देते हैं तो वो टैक्सेबल है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को तो वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन फिर अगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग अलग अलग बिल दे देता है तो अलग अलग बिल टैक्सेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि सीईएससी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन यही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग अगर अलग अलग बिल देने लग गया तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या बात की है? सबसे पहले एमजेडएम जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन एमजी टैक्सेबल होता है। एमजी टैक्सेबल मतलब मूवी हॉल टैक्सेबल, गेम पार्लर टैक्सेबल। एमजीएम एग्जाम मतलब म्यूजियम, जू, मोन्यूमेंट एग्जाम्प्ट। उसके बाद सर्कस, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, स्पोर्टिंग इवेंट इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये सब एग्जाम्प्ट होता है। प्लानिटेरियम रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन लिमिट है। अगर राइट टू एडमिशन 500 से कम है तब जाकर के एग्जाम्प्ट है, वरना एग्जाम नहीं है। इसके बाद प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर रिकॉग्नाइज बॉडी को अगर अपना सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन लोकल क्लब या फिर फ्रेंचाइजी को देता है तो वो टैक्सेबल है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग अलग अलग बिल देने लग जाए तो वो टैक्सेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। इंक्यूबेटर जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड इंक्यूबेटर होते हैं, अगर वो किसी को भी सर्विस देते हैं तो वो एग्जम्प्ट होता है। अगर टेक्नोलॉजी बायो इनक्यूबेटर है या फिर बायो इनक्यूबेटर है तो ये किसी को भी सर्विस अगर देता है तो वो एग्जम्प्ट होता है। इनक्यूबेटर का मतलब आपको याद होगा, इनक्यूबेटर का मतलब जब हम लोग स्टार्टअप को या जो नया नया बिजनेस है उसको पंप अप करने के लिए
फंडिंग करते हैं या हेल्प करते हैं तो वो इनक्यूबेटर होता है, और जिनको हेल्प करते हैं वो इनक्यूबेटी होता है। तो जो टेक्नोलॉजी बायो इनक्यूबेटर है या बायो इनक्यूबेटर है वो कोई भी सर्विस देता है, किसी को भी सर्विस देता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन इनक्यूबेटी जो सर्विस लेता है वो अप टू 3 ईयर्स एग्जाम्प्ट होता है, और तभी एग्जाम्प्ट होगा अगर पिछला पिछला लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना करे। रिकॉग्नाइज इनक्यूबेटर का यानी टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, बायो इनक्यूबेटर किसी को भी सर्विस देता है एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन इनक्यूबेटी का अप टू 3 ईयर्स एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन कंडीशन है कि टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए पिछले साल। अगर पिछले साल टर्नओवर 50 लाख क्रॉस किया है तो भले ही 3 साल नहीं पूरा हो तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अब आगे बात करें कि ट्रेड यूनियन जब अपना मेंबर को सर्विस देता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ट्रेड यूनियन जब अपना मेंबर को सर्विस देता है कुछ तो वो एग्जाम्प्ट होता है। अब हाउसिंग सोसाइटी में अगर मेंबर मेंटेनेंस फीस अप टू 7,500 पर मंथ है तो एग्जाम्प्ट होता है। हाउसिंग सोसाइटी में अगर मेंबर मेंटेनेंस फीस 7,500 पर मंथ से कम है तब जाके एग्जाम्प्ट है, वरना टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद IRDA, सेबी, ESI कॉरपोरेशन, GSTN, EPFO, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, NPS, FCCI, गोल्ड माइंस PF ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ अटल पेंशन योजना, ये सब कुछ एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये आपको याद होगा कि ये सब गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। तो ये सब जो भी सर्विसेज देता है वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं, जैसे कि IRDA, सेबी, ESI कॉरपोरेशन, GSTN, EPFO, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, NPS, FCCI, गोल्ड माइंस PF ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ अटल पेंशन योजना। अब इंश्योरेंस री इंश्योरेंस के मामले में कौन कौन सा एग्जाम्प्ट होता है? पनवेल एग्जाम्प्ट होता है। P फॉर प्रधानमंत्री स्कीम, A फॉर आर्मी इंश्योरेंस, N फॉर NPS, V फॉर विलेज बेस्ड इंश्योरेंस, E फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, L फॉर लाइफ मैक्रो इंश्योरेंस अप टू 2 लाख। ये सब का इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट होता है और इसका री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, क्या क्या री इंश्योरेंस या इंश्योरेंस में एग्जाम्प्ट होता है? पनवेल एग्जाम्प्ट है, पनवेल। P फॉर PM स्कीम, A फॉर आर्मी इंश्योरेंस, N फॉर NPS, V फॉर विलेज बेस्ड इंश्योरेंस, E फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एंड L फॉर लाइफ मैक्रो इंश्योरेंस अप टू 2 lakhs। अब आखिर में कुछ मिसलेनियस आइटम्स है जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट जो पागल को सर्विस दे रहा है, सर्विस ऑफ रिहेबिलिटेशन, वो एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि पागल को ठीक कर दे रहा है, बड़ा बात है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में अगर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होना चाहिए, और होता भी है। ट्रांसमिशन यानी कि अलग अलग जगह में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बना रहे हैं, जैसे कि टावर वगैरह सब जो बनता है, तो वो सब के लिए एग्जाम्पशन मिल गया है। लेकिन अगर मीटर शिफ्टिंग चार्ज लेते हैं या इस तरह कोई एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं तो उस समय GST चार्जेबल होता है। इसके बाद भी कुछ कुछ आइटम है, जैसे कि इंडस्ट्री जर्नलिस्ट, पब्लिक कन्वीनियंट मतलब कि टॉयलेट, ये सब भी एग्जाम्प्ट है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ट्रांसमिट कार्गो अगर नेपाल और भूटान में करते हैं तो, टोल चार्जेस टू रोड्स एंड ब्रिजेस। उसके बाद LPTS ऑफ राइस का LPTS, L फॉर लोडिंग अनलोडिंग, P फॉर पैकिंग, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, S फॉर स्टोरेज। LPTS लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ राइस। इसके बाद अगर टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज है जिसमें कि फॉरेन टूरिस्ट है प्लस इंटायर टूर आउटसाइड इंडिया है, अगर फॉरेन टूरिस्ट है और इंटायर टूर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में जो टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज होता है वो भी GST के अंदर नहीं आता है। इसके बाद RTI एक्ट के तहत जो इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है उन पर भी GST नहीं लगता, वो भी चार्ज ये एग्जाम्पशन में आते हैं। इसके बाद एजेंट इन SEZ विद IFSC। उसके बाद सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन इन इंडिया टू पर्सन आउटसाइड इंडिया। तो अब जो मैंने कुछ कुछ आइटम बताया उसको याद करने का क्या तरीका है? IPS, STT एंड LAS। क्या? सबसे पहले IPS ऑफिसर, जैसे IPS होगा तो S फॉर STT, उसके बाद LA लॉस एंजलिस, और लास्ट में सो जाओ, काम हो गया है, बाय बाय, टाटा। कैसे याद करोगे? IPS, S से STT, अब STT हो गया तो अब चलो लॉस एंजलिस, अब वहाँ जाके सो जाएंगे, लॉस एंजलिस LA, और जाके सो जाओ क्योंकि अब चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं आपसे यहाँ पर विदा लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। याद रखिएगा इस वीडियो को बहुत बार देखें ताकि ये आपका दिमाग में बैठ जाए, और जो टेक्निक मैंने आपको शुरुआत में बताई उसी टेक्निक से आप वीडियो को देखिएगा।
तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे और हर हर महादेव।